हेलो एवरीवन। मैं गौतम सर, आप सभी को जैसा कि पता है, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें कि अभी तक आपने 1786 का अधिनियम के बारे में पढ़ा, इसकी महत्वता को मैंने आप लोगों के बीच में डिस्कशन किया और उनका यानी एम लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको अपने लेक्चर के माध्यम से करता चलूँगा। तो आज हमारा लेक्चर 3 होगा। तो आई होप आप इसे ईजी लैंग्वेज में आप समझ पा रहे होंगे। तो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, आप बस हमें सहयोग कीजिए, आप हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों के बीच में जितना ज़्यादा पहुंचेगा ये एक्सेस होगा, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर के, और मैं चाहूँगा कि लाइव आकर हर वो चीज़ आप लोगों को दूं जो कि एक वैसा स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो कहीं दिल्ली बम्बई जा कर के पढ़ नहीं सकता है, तो आप घर बैठे इजी वे में आप एक एक ऑल सब्जेक्ट जो कि बीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लेवल तक का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को डील करने का। तो आई होप आप शेयर करें, और आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि मैं जो भी क्लास अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन, यानी कि आप सब जानते हैं कि करना क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है मतलब सब्सक्राइब कर देना है, बस कहानी खत्म है। फिर हम सीधे चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं आप लोगों से बीच। आज मैं आप लोगों से बीच डिस्कस करूंगा चार्टर कानून जो 1813 का था, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर कानून 1813 में हम लेकर आपको चलते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी पहले कंपनी का जो एकाधिकार था कि भारत में कंपनी के व्यापार, यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए 100% खोल दिया गया। यानी पहले कुछ कुछ जगह पर था, लेकिन बाद में जो है कंप्लीट रूप से, यानी अब भारत में आकर के पूर्ण रूपेण ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ व्यापार कर सकता था और वो खरीदारी कर सकता है। यानी यहाँ पर आकर के कंप्लीट, पहले एक एकाधिकार था और उस एकाधिकार को अब 1813 के एक चार्टर एक्ट के तहत जो है खत्म कर दिया गया। तो आपका पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि एकाधिकार को समाप्त कब किया गया कंपनी के व्यापार में, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद चलते हैं सीधे आगे। तब भी इस कानून ने चाय के साथ व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, मतलब जारी रखा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार, माफ कीजिएगा, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार ने कंपनी को एकाधिकार को बनाए रखा, उसका समाप्त नहीं किया। यानी किस एक्ट के तहत? चार्टर कानून 1813। ध्यान रखना, चाय और चीनी के साथ, चीनी मतलब चीन के लोग, चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये दोनों को छोड़कर, यानी चीन के साथ और चाय का व्यापार को छोड़कर के बाकी सभी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। आपको ध्यान रखना, इस पे प्रश्न भी आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अगला इसका पॉइंट क्या है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। यानी भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र हैं, यानी वैसा, यहाँ पे भारत में वैसा कंपनी जिस पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता यानी प्रभाव को प्रकट व स्थापित किया। यानी वो दिखाना चाह रहा है कि हम, यानी इस कंपनी, मैंने जो भारत में कंपनी लगाई उस पर पूरा फोकस जो है ब्रिटेन के राजा का है, ऐसा वो प्रस्तुत कर रहा है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। यानी आप ईसाई मिशनरी जो थे, और यानी यहाँ पर आकर के उन्हें प्रचार प्रसार की जो है व्यवस्था भी की, और ईसाई मशीनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी कि आप यहाँ पर आकर के अपना काम कर सकते हैं। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था लागू कर दी। 1800 आपने क्या देखा, 13 का चार्टर एक्ट के तहत। आप सभी पढ़ेंगे वन बाय वन।
इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। अब धीरे धीरे देखिए क्या दिमाग लगाया, पहले इन्होंने आया व्यापार किया, अपना प्रभुत्व बनाना शुरू कर दिया, अब जो है कर यानी टैक्स देना अनिवार्य कर दिया, अधिकृत करने लगा कि अब आपको हमारे यहाँ रह करके टैक्स भी स्थानीय सरकार को, यानी जो अभी स्थानीय गवर्नमेंट जो होती है, मुखिया सरपंच, यानी उस समय के जो स्थानीय लोग थे, अब धीरे धीरे टैक्स के लिए उसे अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की, यदि आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो अब आपको दंड के रूप में या तो कोड़े दिए जाते थे या फिर दुगना धन लिया जाता था। इस हिसाब से उस वक्त की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। यानी आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स लोग का प्लान क्या था कि हमें हर संभव उपाय कर करके भारत को लूटना है, सोने की चिड़िया है उसको हमें खत्म करना है। तो देख भी पा रहे हैं, जब से मैंने क्लास आप लोगों की शुरू करी, हमारा तीसरा लेक्चर है, तब से धीरे धीरे भारत पर अधिकार बनाने जैसी बातें आ रही है। आगे आगे और भी मजा आने वाला है, बस कंटिन्यू बने रहे। यानी अब जो है 1813 का जब चार्टर एक्ट बना तो उसी एक्ट में उन्होंने टैक्स का भी अनुबंध कर दिया, यानी प्लान कर दिया कि अब आपको टैक्स देना है, और नहीं अगर आप देते हैं तो आप इसके लिए पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। आपने 1813 का पढ़ा, अब एक और है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे भी पढ़ते हैं। आपको हूबहू सेम बुक उठा करके मैंने आपको केवल एनालिसिस किया है, आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूं कि आप इसे समझें, ताकि अगर आप बुक भी पढ़ते हैं तब आपको नोट्स बनाने में, या ये नहीं, आपको जहां पे मैं फोकस करूंगा उसे आप नोट्स में आप अपना बना सकते हैं बुक के साथ, नहीं है तो आप हमारी बातों को लिख सकते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखिए क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग पढ़े थे, ये हम पढ़ चुके। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट बना, 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी कि इस कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, यानी कि पॉलिटिकल और जो कि वाणिज्यिक, यानी जो हमें बिजनेस वाली जो स्थिति थी, दोनों को कार्य को अलग अलग कर दिया, दो भागों में बांट दिया गया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन क्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से बनाया गया। यानी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या करा कि इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों, यानी जो व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन यानी आप इसे निर्देशक मंडल जो थे वहां पर वो व्यापारी मामलों को वो सॉल्व करेंगे, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भेज दिया गया। क्या जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब वो करेगा। आप चलिए यहां पर देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक नए निकाय का गठन कर दिया गया, जिसमें यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नए निकाय का गठन किया गया, जहां पर इस प्रकार द्वैध, यानी आप इसे द्वैध शासन कह सकते हैं। देखिए यहां पर बात डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन, यानी कि व्यापारिक मामला का कार्य अलग कर दिया गया, ठीक है, व्यापारिक और राजनीतिक पॉलिटिकल जो इशू, जितने भी पॉलिटिकल इशू थे उसको एक अलग टीम देखेगी, और जो जितने भी बिजनेस यानी व्यापारिक एक्टिविटीज है उसको एक अलग टीम देखेगी, जिससे हम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया, यानी कहाँ किया गया, कब, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यानी भारत की वह नागरिक, भारत में जो ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र थे, कि भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, जो भी सैन्य यानी सेना के अधिकार जो थे, सरकार जो, और राजस्व गतिविधियां, ये तीनों जो है यानी मेन रूप से टोटल पावर अपने नियंत्रण में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग कर लिए। यानी आपका सैन्य पावर भी हमारे कब्जे में, यानी हमारे बोले तो ब्रिटिशर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर सैन्य पावर भी, और जो नागरिक हैं, जो वैसा क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था, वो क्षेत्र के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व यानी रेवेन्यू से संबंधित जो भी एक्टिविटीज थे
वो सब नियंत्रण आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके पास ये पावर दे दिया गया, यानी हर संभव उपाय से वो मजबूत बन गया हमारे यहाँ आकर के। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी 1784 का जो एक्ट बना उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह पहला बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। आप इसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का समझिए। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलिए कि भारत अगर इस प्रकार है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि भारत का नक्शा जैसा भी हो कुछ इस प्रकार है, तो मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तो मानकर चलिए कि कुछ क्षेत्रों पर इतना पर अगर मानकर चलिए कि अधिकार है ब्रिटिश का, तो ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहला गया। भारत का वो अधिकार क्षेत्र जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया। अगर ये पूरा भारत है तो भारत के जितने भी पार्ट अगर इतना मान के चलिए ब्रिटिशर्स के अंदर में थे तो ये आधिपत्य क्षेत्र कहला गया। किसका? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और ये पहला बार शब्द यूज कब किया गया? जो पहली बार आता है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, आपको ध्यान देना। पहली बार जहां भी कुछ मिले तब आपको यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण रहा एक्ट। और दूसरा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। यानी जो आप एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने क्या देखा, आपने 1784 के बारे में पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये दो कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। एक कारण कि पहला बार इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो शब्द है यूज किया गया पहली बार। और दूसरा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य करने और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर लिया गया। इसलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, यानी दिमाग में भी और कॉपी पे भी, ताकि आपको जो है बेटर तरीका से एक एक चीज आपको समझ में आए। तो आपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। अब 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। चार्टर अधिनियम में क्या करा है इसको एक बार हम देख लेते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। 1833 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में, यानी सेंट्रलाइजेशन के रूप में ब्रिटिश भारत के लिए, ब्रिटिश भारत शब्द यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब भारत पर ब्रिटिश का राज्य कायम हो गया था लगभग। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, याद रखना ये महत्वपूर्ण है पॉइंट, 1833 का चार्टर अधिनियम आप देख लीजिए। 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट क्या, इसे नोट कर लीजिएगा कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल हो गया। अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए क्या दिमाग है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यानी अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, और अगर आपको भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको भारत का गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से यादें आपको रखनी है। यानी अब जो है भारत पर पूर्ण अधिकार 1833 का चार्टर एक्ट जो है एक्ट के तहत आपका आ गया भारत। दूसरा पॉइंट देखिए इसे क्या कह रहा है, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियां से वंचित कर दिया।
अब जो है ये भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका अब जो पहले बम्बई और मद्रास का अपना भी गवर्नर का कुछ विधायिका का जो कार्य क्रियाएं था जो खुद कर सकता था वो भी उसके हाथ से निकल करके अब भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। ठीक है। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम किया गया। यानी अब जो है इसके तहत जो नया कानून बनेगा उसे अब अधिनियम का नाम दिया गया या एक्ट का नाम दिया गया। पहले वो नियामक कानून कहा जाता था। पहले जो बनाए गए कानून थे उसको नियामक कहे जाते थे और नए कानून के तहत जो बने उसको एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। तीसरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। यानी अब पहले जो व्यापारिक निकाय था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानकर चलिए कोई कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था जो व्यापार करने के लिए आया था। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय नहीं रह गया। यानी वो केवल व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह गई बल्कि वो एक प्रशासनिक कंपनी बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई, उसकी सरकार हो गई। जिससे अभी मानकर चलिए कि बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी का बोलबाला है, तो उसी प्रकार से आप यूं समझना है कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक निकाय नहीं रह गया बल्कि जब जिस चीज पर पूर्ण अधिकार नियंत्रण हो गया भारत पर, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक निकाय बन गया 100% के रूप में। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो थे ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी जो ब्रिटिश राजशाही थे उसी के कब्जे में आते चले गए उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कि हम हैं, उसके बाद वो है, बेटा उसका बेटा उसका बेटा, इस हिसाब से वो चलता चला है। लेकिन यानी अब जो है पूर्ण रूप से 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत पर संपूर्ण आधिपत्य बना लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ऐसे समझना है। चार्टर एक्ट 1833 पॉइंट नंबर 4, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यानी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी जो है भारतीयों को अभी को इसमें वंचित नहीं किया जाएगा, वो अपना कंपटीशन दे करके, ओपन कंपटीशन दे करके वो यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कानून तो बना कि भारतीय भी एग्जाम में शामिल होंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर्स थे वो इसका विरोध कर दिए, इसके कारण इसका कोई प्रभाव नहीं रह गया। यानी यहाँ पर 1833 में सिविल सेवकों में भारतीयों का प्रवेश नहीं मिला। ठीक है, इस हिसाब से आपको समझना है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप 1833 का चार्टर अधिनियम तक आप समझ लीजिए, जो मैंने बताया उसको आप रिवाइज कीजिएगा, तो आप आई होप आप समझ पाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में 1853 का चार्टर अधिनियम। आप पढ़ करके भी अगर संभव हो तो पढ़ कर आइएगा तो ज़्यादा समझिएगा। और इसके बाद शुरू हो जाता है फिर 1858, यानी अब ताज का शासन ज़्यादा हो जाता है उसके बाद। यानी कि अब थोड़ा सा भारत के रुख में काम होगा। अभी तक 100% जो है आप 1833 में चल रहे हैं तो 100% आप ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में चल रहे हैं। तो हम इसकी इन्हीं सब रोचक बातों के साथ आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें।